हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी एग्जाम फाइटर। अगर आप लोग दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हो जो कि आपके 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में होने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए जो जीके का इम्पोर्टेंट सेशन को लेकर के आए हैं। इसमें आपके 20 जीके के क्वेश्चंस होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिसमें आपको बहुत अच्छे प्रश्न मिलने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। अगर आपको आता है तो क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे, और नहीं आता है तो क्वेश्चन को अच्छे से सुनेंगे और उसको याद करेंगे जो मैं इसमें बता रहा हूँ। ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं कि किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि चिपको आंदोलन कब हुआ था। तो चिपको जो आंदोलन हुआ था वो हुआ था 1973 में हुआ था। अब इसका नेता किसको माना जाता है, तो इसका नेता माना जाता है सुंदरलाल, किसको, ऑप्शन जो सी यहाँ पे दिख रहा है, सुंदरलाल बहुगुणा को इसका नेता माना जाता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी वाला है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चिपको आंदोलन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1973 में यूपी में। ठीक है, यूपी में हुआ था, चमोली डिस्ट्रिक्ट थी, लेकिन अभी जो वर्तमान में चमोली डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ पर है, वो अभी वर्तमान में उत्तराखंड में पहुँच गई है। ठीक है, तो 1973 में चिपको आंदोलन हुआ था। उसके बाद सुंदरलाल बहुगुणा इसके नेता माने जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न बोल रहे हैं कि चरार ए शरीफ एक सूफी मुस्लिम दरगाह और मस्जिद कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पे ये मस्जिद भी है और एक मुस्लिम दरगाह भी है। इसका नाम क्या है, चरार ए शरीफ। तो ये कहाँ पर स्थित है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो कई सारे लोगों को पता भी होगा कि ये कहाँ पर स्थित है, और जिसको नहीं पता है उसके लिए बता रहे हैं कि ये कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सेकंड वाला दिख रहा है आपको, जम्मू कश्मीर, इसका सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, मतलब ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, चरार ए शरीफ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिल्ली आपके सामने ऑप्शन में दिख रहा है। तो दिल्ली में भी कुछ चीज़ें हैं जो कि अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। देखिए, एक तो है अपनी दिल्ली में, अगर आपसे पूछा जाए कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है, हुमायूं का मकबरा किसका, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं मकबरा। ठीक है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में स्थित। उसके बाद जंतर मंतर, तो जंतर मंतर तो लगभग सभी लोगों को पता होगा कि जंतर मंतर कहाँ पर स्थित है, तो वो भी दिल्ली में स्थित है। उसके बाद जामा मस्जिद, तो जामा मस्जिद कितने लोगों को पता है कि जामा मस्जिद कहाँ पर स्थित है, तो जामा मस्जिद भी दिल्ली में स्थित है। ठीक है, उसके बाद एक खिड़की मस्जिद है, खिड़की मस्जिद। ठीक है, तो खिड़की मस्जिद कहाँ पर है, दिल्ली में स्थित है। अब हमने क्वेश्चन क्या देखा था, क्वेश्चन देखा था कि चरार ए शरीफ कहाँ पर स्थित है, तो ये मस्जिद है, और कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन जो सेकंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। इसमें कह रहे हैं कि वर्ष 2022 के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। तो देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करंट अफेयर्स के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसमें कह रहे हैं कि वर्ष 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ऑप्शन जो डी वाला यहाँ पे दिख रहा है आपको, वो आपका हो जाएगा सही उत्तर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये है अपना कतर में। ठीक है, कतर, कतर अब कहाँ पर है, तो कतर की राजधानी क्या है, इसकी राजधानी कई बार आ चुकी है एग्जाम में, तो कतर की राजधानी है दोहा। कतर की राजधानी क्या है, दोहा है। तो ठीक है, यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसे 2022 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए अब आपके सामने है नेक्स्ट प्रश्न। देखिए, इसमें क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से इन्होंने घुमा करके पूछा है कि इंसान को चंद्रमा पर ले जाने वाला प्रथम जो अंतरिक्ष यान था वो कौन सा था। तो देखिए, यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा है कि इंसान चंद्रमा पर पहली बार कब गया था, लेकिन ये पूछा है कि किस यान से गया था, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से पूछ सकते हैं ये लोग। तो यहाँ पर जो इंसान था, मतलब कब गया था, सबसे पहले उसको देखेंगे। तो चंद्रमा पर इंसान, सबसे पहला इंसान कौन गया था, तो चंद्रमा पर सबसे पहला इंसान आप सभी लोग जानते हैं कि जो अपने नील आर्मस्ट्रॉन्ग भैया थे, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो अपने थे, वो गए थे चंद्रमा के पर पहली बार। ठीक है, अब देखिए ये कब गए थे, 1969 में गए थे, 1969 में गए थे। अब कभी आपसे तारीख पूछ लिया तो 20 जुलाई, ठीक है, 20 जुलाई को 1969 को इन्होंने चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा था। ठीक है, अब यहाँ पर बात होती है कि किस अंतरिक्ष यान से गए थे, तो अंतरिक्ष यान का नाम था अपोलो 11। ठीक है, अपोलो 11 यहाँ पर अंतरिक्ष यान था। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ में एक व्यक्ति और था, उसका नाम क्या था। ठीक है, तो एक व्यक्ति और था, उसके नाम के बारे में आप लोगों को बताना है।
चलिए अब है नेक्स्ट प्रश्न। इसमें बोल रहे हैं कि काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है। तो काजीरंगा, सबसे पहले तो काजीरंगा क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि काजीरंगा है क्या। तो काजीरंगा एक राष्ट्रीय उद्यान है और किसके लिए जाना जाता है, तो जाना जाता है एक सींग वाले गेंडे के लिए। किसके लिए जाना जाता है, एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा किसके लिए जाना जाता है, काजीरंगा जाना जाता है एक सींग वाले गेंडे के लिए। और अब ये देखेंगे हम कि कहाँ पर स्थित है। तो देखिए अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान जो आप लोग याद कर सकते हैं। तो एक है अपना काजीरंगा, कहाँ पर स्थित है, असम में स्थित है, ठीक है। उसके बाद असम के कुछ और भी हैं, जैसे कि अपना एक काजीरंगा हो गया। उसके बाद है मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस, ठीक है। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, असम में स्थित है। उसके बाद एक है डिब्रू सैखोवा, डिब्रू सैखोवा। तो डिब्रू सैखोवा भी कहाँ पर स्थित है, डिब्रू सैखोवा भी अपना असम में ही स्थित है। अब एक मैं जो बता रहा हूँ वो आप लोग को 100% याद करना है। वो क्या है, दिहिंग पटकाई, क्या है, दिहिंग पटकाई, ठीक है। दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो असम में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे जो है ना, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है, गेंडे के लिए जाना जाता है, एक सींग वाला गेंडा के लिए फेमस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब है नेक्स्ट प्रश्न। इसमें कह रहे हैं कि सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह आपको बताना है। देखिए सबसे ठंडा ग्रह कौन सा हो सकता है, जो ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होगा वो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह होगा। तो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कौन सा ग्रह है, यहाँ पर है सबसे लास्ट में वरुण, ठीक है, वरुण यानी कि नेपच्यून। तो सौरमंडल का सबसे जो ठंडा ग्रह है वो कौन सा हो जाएगा, नेपच्यून यानी कि वरुण यहाँ पे सबसे ठंडा ग्रह हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने लिखा है जुपिटर, मार्स और सैटर्न। सैटर्न माने क्या होता है, शनि ग्रह। मार्स माने क्या होता है, मार्स माने होता है मंगल ग्रह। और जुपिटर माने क्या होता है, बृहस्पति ग्रह। तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लाल ग्रह किसको कहते हैं। तो लाल ग्रह कहते हैं मंगल ग्रह को, लाल ग्रह, ठीक है, लाल ग्रह। उसके बाद शनि ग्रह आपसे पूछ लिया है कि वलय मतलब किस ग्रह में वलय बनती हैं, तो ये है शनि ग्रह, ठीक है, शनि ग्रह। तो यहाँ पे वलय बनने वाला ग्रह कौन सा है, शनि ग्रह है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे जो बड़ा ग्रह है उसका नाम है बृहस्पति, मतलब हाईएस्ट, सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़ा है। तो वो कौन सा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। अब आपसे पूछा जाए कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ठंडा, ठंडा तो हो गया। अब ये बताना है आपको कि सबसे सूर्य है उसके सबसे निकट यानी कि सबसे पास कौन सा ग्रह है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग 1 सेकंड में इसका आंसर लगा दोगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। इसमें कह रहा है कि संस्कृत साहित्य की शुरुआत किस वेद से हुई थी। तो संस्कृत साहित्य की शुरुआत किस वेद से हुई थी, ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी यहाँ पर दिख रहा है अथर्ववेद, थर्ड है आपके सामने सामवेद और फोर्थ है आपके सामने ऋग्वेद। तो जो संस्कृत साहित्य था उसकी शुरुआत हुई थी ऋग्वेद से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी वाला है, लास्ट वाला है, वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि संगीत की शुरुआत किस वेद से हुई थी। तो संगीत की शुरुआत हुई थी सामवेद से, ठीक है। संगीत की शुरुआत किससे हुई थी, सामवेद से। तो इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। इसमें कह रहे हैं कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। आपके सामने ऑप्शन है कि मध्य प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है त्रिपुरा, थर्ड ऑप्शन है मिजोरम और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। देखिए उपरोक्त सभी आता है जब, तो मोस्टली चांसेस रहते हैं कि वही आंसर होगा, क्योंकि उपरोक्त सभी में सभी जब, वैसे तो ये लोग देते नहीं है कभी, उपरोक्त सभी तभी देते हैं जब आंसर उपरोक्त सभी वाला ही होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। मतलब कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो यहाँ पे ये बताना है। तो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब उनके नाम मैं आपको नोट करवा रहा हूँ तो वो आप लोग याद कर लीजिए। तो सबसे पहला राज्य कौन सा है, सबसे पहला राज्य है गुजरात, ठीक है, सबसे पहला राज्य है गुजरात। उसके बाद क्या आता है, राजस्थान, क्या आता है, राजस्थान, ठीक है। उसके बाद आता है अपना मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। उसके बाद क्या आता है, झारखंड आता है, झारखंड, ठीक है। उसके बाद जो आता है उसका नाम है पश्चिम बंगाल, क्या नाम है, पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है त्रिपुरा। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है मिजोरम, ठीक है। इस प्रकार से कितने हो गए, 1 2 3 4
5, 6, 7 और 8। तो इस प्रकार से जो है ना कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। इसका क्रम जब आप लोग याद कर लोगे तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी, क्योंकि एग्जाम में क्रम भी पूछ लेता है, मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ चलिए या फिर पूर्व से पश्चिम की तरफ चलिए, तो आप लोग बता तो सकते हो पश्चिम से कौन सा हो जाएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इस तरीके से हो जाएगा। और पूर्व से जब आप लोग स्टार्ट करोगे तो मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इस तरीके से यहाँ पे चलेगा। ठीक है, चलिए अब आपके सामने है नेक्स्ट प्रश्न। अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर देना। इसमें कह रहे हैं कि मार्च 2022 में मिगुएल डैम का निधन हो गया है। तो मिगुएल डैम का निधन हो गया है, तो मिगुएल डैम का किस खेल से संबंध था उसके बारे में पूछा गया है। तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसमें बता रहा है कि मिगुएल डैम का निधन हो गया है। तो सबसे पहले तो आप अगर करंट अफेयर्स पढ़ते हो तभी आप लोग सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस तो करंट अफेयर्स में ही आते हैं। ठीक है ना, तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जो मिगुएल डैम है उनका संबंध है फुटबॉल से। ये एक फुटबॉलर थे। क्या थे? ये एक फुटबॉलर थे। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए कि किस देश के फुटबॉलर थे, तो ये थे बेल्जियम के। कहाँ के फुटबॉलर थे? बेल्जियम के। ठीक है, बेल्जियम के फुटबॉलर थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ये। देखिए, अगर आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हो तो आप लोगों को पता होगा कि रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट भी चल रहे हैं आपके दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपकी क्लास रहती है रात के 9 बजे डेली। तो आप लोग जुड़ सकते हैं प्रैक्टिस सेट्स में। ठीक है, अगर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करने हैं तो। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य लोक नृत्य जोड़ी सत्य नहीं है। यहाँ पे राज्य और लोक नृत्य जोड़ी के बारे में बताना है कि कौन सा सत्य नहीं है। तो सबसे पहला हमने देखा गुजरात और डांडिया रास, उसके बाद देखा हमने राजस्थान और झूमर, उसके बाद देखा पंजाब और भांगड़ा, उसके बाद देखा महाराष्ट्र और लावणी। तो यहाँ पे सत्य नहीं है उसके बारे में बताना है। तो देखिए, जैसे आपने देखा पंजाब में होता है भांगड़ा, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद देखा आपने गुजरात में होता है डांडिया, तो यहाँ पे ये बात भी बिल्कुल सही है। उसके बाद महाराष्ट्र में देखा आपने लावणी नृत्य, यहाँ पे बिल्कुल सही है। लेकिन आप देखेंगे राजस्थान में झूमर, तो राजस्थान में झूमर नहीं होता है, क्या होता है? घूमर होता है। कहाँ पर होता है? घूमर राजस्थान में होता है। इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है झूमर, तो इस वजह से ये हो जाएगा गलत चीज़। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे किया है झूमर और होना क्या चाहिए था? घूमर होना चाहिए था। तो इस वजह से यहाँ पे ये चीज़ गलत हो जाएगी, सत्य नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न। इसमें कह रहे हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में विधान परिषद का प्रावधान प्रदान करता है। तो राज्य में विधान परिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 71। ठीक है, तो अनुच्छेद 71 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अब आपके यहाँ पे थोड़ी सी बात कर ली जाए संविधान के बारे में। तो संविधान एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ से क्या होता है, जब तक आप लोगों को अनुच्छेद याद नहीं है तब तक आप लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें तुक्के भी लगाओगे तो हो जाएगा गलत, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो इसमें आपको भूल कर भी क्या नहीं लगाना है? तुक्का तो कतई नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए उसके बाद है देखिए नेक्स्ट प्रश्न। इसमें कह रहे हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है वो किस वर्ष पारित किया गया था? पहला ऑप्शन है 2005, उसके बाद सेकंड ऑप्शन है 2009, थर्ड ऑप्शन है 2016 और फोर्थ ऑप्शन है 2013। तो जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है वो किस वर्ष पारित किया गया था? जो ऑप्शन लास्ट वाला है 2013, वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न। तो इसमें बोल रहे हैं कि संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे। तो जो संविधान सभा की मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों की सलाहकार समिति थी उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो वो चुने गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना गया था इसका अध्यक्ष। अब यहाँ पे संविधान सभा के बारे में थोड़ी सी जब बात की जाए तो संविधान सभा की बैठकें कई बार एग्जाम में आ जाती हैं कि संविधान सभा में कितनी बैठक हुई, क्या हुआ यहाँ पर, कौन अध्यक्ष बना, यहाँ पे कौन स्थायी अध्यक्ष बना, कौन अस्थायी अध्यक्ष बना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जब बात करें तो संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? वो होती है 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, जिसमें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? अस्थायी, मतलब ये स्थायी नहीं थे। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद
सिन्हा, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। फिर उसके बाद देखिए 11 दिसंबर को एक बैठक हुई, 11 दिसंबर 1946 को। तो उसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो उसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। तो इस प्रकार से जो संविधान सभा था वो मैंने यहाँ पे बता दिया। अब जो लास्ट बैठक होती है संविधान सभा की वो होती है 13 दिसंबर को, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया था? प्रस्तुत किया था संविधान सभा में, ठीक है। तो इस तरीके से संविधान सभा से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब सरदार पटेल के बारे में आपको क्या पता है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। अब ये कहाँ पर स्थित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थित है। अब आप लोगों को ये बताना है कि इसकी ऊंचाई, मतलब जो स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसकी ऊंचाई कितनी है और इसके वास्तुकार कौन है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। इसमें कह रहे हैं कि फरवरी 2022 में भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो देखिए जो मिलान अभ्यास है, सबसे पहले तो आप लोगों के सामने क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जो मिलान है, मिलान क्या है? तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिलान क्या है, तो आप लोगों को आंसर लगाना है ये क्या है? एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, यानी कि सैनिक अभ्यास है। अब किसका अभ्यास है? ये भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी का एक्सरसाइज है। और ये कहाँ पर की गई है? जो वर्ष 2022 में, फरवरी वर्ष 2022 में ये कहाँ पर की गई थी? तो ये की गई थी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में की गई थी मिलान 2022, ठीक है। इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है, इसको याद कर लीजिए, मिलान इसका नाम है। और ये कब की गई थी? फरवरी 2022 में की गई थी, आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न को, इसमें बोल रहे हैं कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो इसमें जो इम्पोर्टेंट झीलें हैं वो मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। जैसे आपके सामने चिल्का झील पूछी गई है, तो चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? सीधा सीधा आंसर इसका क्या हो जाएगा? उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील। उड़ीसा की जब बात की जाती है तो उड़ीसा में एक मंदिर भी है, काफ़ी ज़्यादा फेमस मंदिर है, जिसको क्या कहते हैं? सूर्य मंदिर कहते हैं, सूर्य मंदिर, ठीक है। उड़ीसा में क्या है? सूर्य मंदिर स्थित है, जिसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य मंदिर है, ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ झीलों के बारे में जब मैं बात कर रहा था तो झीलों से संबंधित एक झील है आपकी सांबर झील। सांबर झील कहाँ पर स्थित है? तो सांबर झील है अपनी राजस्थान में स्थित, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे याद करना है, जैसे मैंने यहाँ पे ऑप्शन दिखाया आपको आंध्र प्रदेश, उसमें कौन सी झील फेमस झील है? सांबर झील यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस झील है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में और तमिलनाडु में अगर आप लोगों को झीलें दिख रही हैं, मतलब आपको लगता है कि इसमें इंपॉर्टेंट झीलें हो सकती हैं, तो ज़रूर याद करिएगा। उड़ीसा में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट झील है चिल्का झील, खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। अब देखिए एक है बुलर झील और डल झील, ये कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न को, इसमें कह रहे हैं कि 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो जो 400 मीटर की दौड़ हुई थी और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने यानी कि गोल्ड मेडलिस्ट पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये हैं अपनी कमलजीत संधू। कौन है? कमलजीत संधू, ठीक है। कमलजीत संधू इसका राइट आंसर, जो थर्ड वाला ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है कमलजीत संधू, उसका सही उत्तर हो जाएगा। करंट अफेयर्स की दृष्टि से क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमलजीत संधू। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये कमलजीत संधू का संबंध किस खेल से है या फिर किस चीज़ से है? तो ये एक क्या है? दौड़, मतलब रनर हैं ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कमलजीत संधू के बारे में जब बात की जाती है तो ये भारत के किस राज्य में रहती हैं? तो ये रहती हैं पंजाब में, ठीक है। इसको याद कर सकते हैं आप लोग, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इसमें कह रहे हैं कि नौका दौड़ किस त्योहार का हिस्सा है? तो नौका दौड़ के बारे में आपसे बोला जा रहा है कि नौका दौड़ किस त्योहार का हिस्सा है? सबसे पहले आपके सामने ऑप्शन दिखा पोंगल, उसके बाद सेकंड ऑप्शन दिखा ओणम, थर्ड ऑप्शन दिखा बिहू और फोर्थ ऑप्शन दिखा नवरात्रि। तो नवरात्रि जैसे आप देखोगे तो इसको तो आप लोग देखते ही हटा दोगे कि नवरात्रि में तो ये चीज़ होती नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपने देखा बिहू, तो बिहू कहाँ पर होता है? असम में होता है। कहाँ पर होता है? असम में होता है। ये क्या होता है बिहू? जब कोई नई फसल आती है तो उसके एवज में वहाँ पे क्या कुछ तरीके से डांस वगैरह किया जाता है, तो ये होता है वहाँ का त्यौहार, बिहू त्यौहार। अब देखिए ओणम है यहाँ पे, तो ओणम होता है केरल में। ओणम कहाँ पे होता है? केरल में होता है। तो उसी में क्या होता है? नौका दौड़ होती है। कहाँ पर होती है?
केरल में होता है ओणम, उसी में क्या होती है, नौका दौड़ होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओणम। अब देखिए पोंगल दिख रहा है, तो पोंगल कहाँ पे होता है, तो तमिलनाडु में यहाँ पे पोंगल होता है। ठीक है, तमिलनाडु इसका हो जाएगा। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या हो गया, मैंने बता दिया है, ओणम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो सेकंड वाला है ओणम, कहाँ पे होती है नौका दौड़, किस त्यौहार से संबंधित है, तो ओणम से संबंधित है। और कहाँ पर होती है, तो केरल में होती है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न को। इसमें कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो देखिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट दिवस के बारे में बताऊंगा, तो वो दिवस आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इसमें जो पहला है कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, वो कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है एक जो अपना 23 जून है तब मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो थर्ड वाला है 23 जून। अब आपसे सामने मैं एक बात कह रहा हूँ, जैसे आपसे पूछ लिया है कि जो विश्व दुग्ध दिवस है, विश्व दुग्ध दिवस, दुग्ध यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे, तो विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जून को मनाते हैं, 1 जून को। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए कि 21 जून को क्या मनाते हैं, तो 21 जून को आप बताइए कि 21 जून को क्या मनाते हैं। एक आया 5 जून को, तो 5 जून को मनाया गया था क्या, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, 5 जून को मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, 5 जून हो गया, 1 जून हो गया। ठीक है, अब मैंने जैसे बता दिया कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 1 जून को। ये तो हो गई विश्व वाले की बात। अब आपसे पूछ लिया है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है ना, वो मनाया जाता है 26 नवंबर को। आप लोग देखिएगा एक बार, क्या ये सही है कि नहीं है सही। 26 नवंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। अब आप लोगों को चेक करना है कि ये सही है या नहीं है, 26 नवंबर या फिर 26 सितंबर, चेक करिएगा एक बार। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न को। इसमें कह रहे हैं कि स्थलों को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है। तो देखिए विश्व धरोहर को आप लोग सभी समझते हो कि आपने न्यूज़ कभी सुनी होगी कि इस स्थल को विश्व धरोहर में शामिल किया गया, या फिर आगरा के किले को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। इस तरीके से आपने कई बार न्यूज़ सुनी होगी। तो जो विश्व धरोहर शामिल करता है वो कौन करता है, यूनेस्को के द्वारा शामिल की जाती है। ठीक है, आपके सामने कई बार क्वेश्चन आए होंगे कि यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर में इसे शामिल किया, उसे शामिल किया। तो यहाँ पे जो स्थलों का विश्व धरोहर है, मतलब किसे शामिल किया जाता है, किसके द्वारा दर्जा दिया जाता है, तो यूनेस्को के द्वारा दर्जा दिया जाता है। अब यूनेस्को की बात की जाती है तो यूनेस्को के आपको मुख्यालय और इसकी स्थापना के तो बारे में पता ही होना चाहिए। तो जो यूनेस्को की स्थापना हुई थी, तो वो हुई थी 1945 में। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस में। फ्रांस के पेरिस में इसका मुख्यालय है। अब देखिए पेरिस क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए अब जो अगले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होंगे तो वो कहाँ पर खेले जाएंगे, फ्रांस के पेरिस में ही खेले जाएंगे। ठीक है, तो अगले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक भी आप यहाँ से देख सकते हो कि पेरिस में खेले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यूनिसेफ, यूनेस्को हो गया है, और यूनिसेफ, यूएनओ और यूएनडीपी लिखा हुआ है। तो इसके बारे में अगर आप लोग थोड़ी जानकारी अगर ले लोगे तो आपका कुछ घट नहीं जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। सो इसमें कह रहे हैं कि हाल ही में मई 2022 में फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री आपसे पूछे जा रहे हैं कि फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो जो वर्तमान में अभी फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं वो हैं एलिजाबेथ बॉर्न। कौन है, एलिजाबेथ बॉर्न। ऑप्शन जो सेकंड वाला है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस की राजधानी मैंने अभी आपको बताई है कि फ्रांस की राजधानी क्या है, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और फ्रांस की मुद्रा आपसे पूछ ली जाए तो फ्रांस की मुद्रा है यूरो। ठीक है, यूरो इसकी मुद्रा है, पेरिस इसकी राजधानी है। तो इस तरीके से आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। सरकारी एग्जाम फाइटर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप लोग चले जाओगे और टेलीग्राम में जाकर के ज्वाइन हो जाओगे तो आपको पीडीएफ वगैरह मिलती रहेगी। और जो क्लास चल रही है रीजनिंग की, उसके प्रैक्टिस सेट्स की भी पीडीएफ मिलती रहती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।